जवाहर नगर इलाके में 2 मंजिला इमारत गिर गई है। नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें भी मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं जवाहर नगर इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां 2 मंजिला इमारत गिर गई है। नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें भी मौजूद हैं। हमारे सहयोगी सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू, फिलहाल क्या अपडेट है वहां पर? देखिए, अभी मलबा हटाने का काम जो है यहाँ पर चल रहा है। लाइव डिटेक्टर मशीनें लाई गई हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो इमारत धाराशायी हुई है, जो इमारत गिरी है, क्या उसके नीचे कोई इंसान भी दबा है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो भी लोग उसमें मौजूद थे वे तुरंत वहां से भाग चुके थे और इसलिए किसी के अंदर दबे होने की सूचना नहीं है। लेकिन उसके पास से ही एक आम रास्ता जो है वह भी जा रही हैं। फिलहाल अगर आप तस्वीरें देखें तो ये देखिए कई सारी मशीनें जो हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं, खासतौर पे जेसीबी मशीन और अन्य मशीनों के साथ साथ यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम, नगर निगम के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं और बड़े पैमाने पे पुलिस के जो कर्मी हैं वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। मलबा हटाने का काम फिलहाल चल रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ये पता लगाया सके कि क्या इस वक्त अंदर भी कोई दबा है या फिर जो लोग थे, जैसा कि बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि सब लोग सुरक्षित निकल चुके थे, क्या वैसी ही तस्वीर है। तो 2 मंजिला ये इमारत थी। दूसरी मंजिल पे जो निर्माण कार्य है वह चल रहा था और नीचे जूस की एक दुकान भी थी और उस वक्त वहां पर कुछ लोग मौजूद थे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सभी सुरक्षित निकल चुके थे और फिलहाल तक ये जानकारी मिल पा रही है। सोमू, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जवाहर नगर इलाके में 2 मंजिला इमारत जो है वो गिर गई है। किसी जान माल के नुकसान की खबर अभी सामने नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर मुंबई से सटे नवी मुंबई में नेरुल के 2 प्रॉपर्टी डीलरों की एक ऐसी खूनी कहानी सामने आई है जिसमें शिकार और शिकारी दोनों मारे गए। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिन्हें दोनों में से एक ने रास्ते से हटाने के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी दी थी, लेकिन अब दोनों ही नहीं रहे। 23 अगस्त को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के पास मिली इस कार ने सनसनी फैला दी थी। कार के शीशे पर गोली चलने के निशान थे। कार में बंदूक की 2 गोलियां भी मिली, लेकिन उसमें सवार कोई इंसान नहीं मिला था। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि कार में सवार आमिर खानजादा और सुमित जैन दोनों नेरुल के रहने वाले हैं और 21 अगस्त की रात से लापता थे। कार मिलने के बाद नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच आगे बढ़ी तो जो पता चला वो और भी हैरान करने वाला था। का फ्रेंड था सुमित जैन का, विठल नाकाड़े, उसको हमने पहले हिरासत में लिया और उसके पूछताछ में हमें पूरी स्टोरी जो है थोड़ी सामने आई। तो स्टोरी इस प्रकार थी कि ये पूरा प्लानिंग जो था 1-2 दिन पहले सुमित जैन ने और विठल नाकाड़े ने किया था कि इसमें सुपारी दी गई 50 लाख की। पुलिस के मुताबिक सुमित जैन और आमिर खानजादा दोनों प्रॉपर्टी डीलर थे। हाल ही में सुमित ने फर्जीवाड़ा कर एक जमीन हड़पी थी। आमिर उसमें हिस्सा पाने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, इसीलिए सुमित ने आमिर को मारने के लिए सुपारी दी थी। लेकिन पुलिस हैरान तब रह गई जब उसे आमिर की जगह सुमित जैन का ही शव मिला। पुलिस के सामने बड़ा सवाल था कि आमिर कहाँ है और सुमित को किसने मारा। असली राज तब खुला जब पुलिस ने विठल नाकाड़े के बाद एक एक कर उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। दुसऱ्या रात्री 22च्या पहाटेच नेरुळहून जेव्हा हे निघाले, गाडीमध्ये बसतानाच या आमिरवर फायर करण्यात आला होता आणि तो वर्मिल लागला होता, जो वॉज सिरियसली इंज्युर्ड। आणि त्याच्यानंतर हे जे 2 मारेकरी होते हे गाडीमध्ये आणि 21 की रात को दोनों आरोपी गाड़ी में साथ थे। दोनों ने आमिर को गोली मारी और उसके शव को फेंक कर वापस कार में आ गए। तब सुमित ने प्लानिंग के तहत अपने पैर पर गोली चलवाई। उसी दौरान आरोपियों और सुमित जैन का झगड़ा भी हुआ। ज्यादा खून बह जाने से सुमित की मौत हो गई तो आरोपियों ने उसका शव भी फेंक दिया। आणि दरम्यान देण्याघेण्यावरून आरोपी काही 2 आपले जे ॲक्सिडेंट्स होते आणि सुमित यांच्यात वाद झाले गाडीमध्ये। त्यामध्ये थोडे स्टॅब इंजुरीज सुमितच्या पायावर पण मारले गेले आणि ह्या स्टॅब इंजुरीमुळे आणि फायरिंगच्या मुळे झालेल्या ब्लड लॉसमुळे सुमितचाही मृत्यू झाला। मग त्यांनी दुसरी बॉडी डिस्पोज केली। धोखे से कमाई गई रकम में से हिस्सा देने से बचने के लिए सुमित जैन ने अपने ही दोस्त आमिर खानजादा की हत्या की सुपारी दे दी थी, लेकिन वो खुद भी बच नहीं पाया। मतलब शिकारी खुद शिकार हो गया। नई मुंबई से राहुल कांबळे के साथ मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत और सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और अगली खबर दिल्ली से। क्या दिल्ली की सड़कों पर महज 1.25 लाख ई रिक्शा हैं या उससे ज्यादा? क्या ई रिक्शा चार्जिंग के लिए बिजली की कीमतों में रियायत काम आ रही है? देखिए हमारे सहयोगी अतुल रंजन की रिपोर्ट। 7 साल की रौनक उत्तर पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग में रक्षाबंधन पर अपने रिश्तेदार के घर आए थे। रक्षाबंधन के 2 रोज बाद यानी 21 अगस्त को वो खेलते खेलते इस अवैध ई रिक्शा चार्जिंग गराज तक आ पहुंचे। उन्हें करंट लगा जो जानलेवा साबित हुआ। जिस टाइम लोग उसका पैर वैर में मतलब जो घिसते हैं वो घिस रहे थे तो फर्क नहीं पड़ा। तो उसने बताया यहाँ के लोगों को जो थे उसके लोग अपने जान पहचान के उनको बताया। तो उन लोगों को बोला आटा और रोज से रोटी बनाते हैं वो लेके आया। तो उससे घिसते रहे, नहीं हुआ कुछ। फिर उसके परिवार वाले लेके जल्दीबाजी में हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि वो खत्म हो गया। राजधानी में हफ्ते भर के अंदर अवैध चार्जिंग पॉइंट पर यह दूसरा हादसा है और वो इसलिए कि चार्जिंग माफिया का धंधा फल फूल रहा है। और ये किस तरह बिजली विभाग को चूना लगाते हैं, इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि सामान्य हालात में एक ई रिक्शा की चार्जिंग कैसे होती है। एक ई रिक्शे को फुल चार्ज करने में 7 से 10 यूनिट बिजली की खपत होती है। वैध कनेक्शन में सिर्फ 4.5 रुपये प्रति यूनिट का खर्च आता है, जो प्रतिदिन 50 रुपये से भी कम का होता है। लेकिन घर के बाहर पार्किंग की जगह की कमी और चोरी के डर से ई रिक्शा चालक अक्सर बिजली चोरों के पास पहुंच जाते हैं, जो उन्हें चार्जिंग और पार्किंग दोनों की सुविधा देते हैं। यहाँ रात के अंधेरे में छुपाकर चार्जिंग होती है और तो और खराब दर्जे की बैटरी और उपकरण का प्रयोग होता है। एक ई रिक्शा चार्जिंग के लिए 200 से 300 रुपये तक वसूले जाते हैं। अनुमान है कि अवैध चार्जिंग से सालाना बिजली विभाग को 120 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। चार्जिंग माफिया को बढ़ावा इसलिए भी मिलता है कि पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस की कमी है। बहरहाल एक बड़ी समस्या ये भी है कि दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे बहुत से ई रिक्शे अनरजिस्टर्ड हैं। बिना नंबर प्लेट के घूमते ऐसे ई रिक्शे भी अवैध चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा दे रहे हैं। दिल्ली में रजिस्टर्ड ई रिक्शों की संख्या 1.2 लाख है, पर रिपोर्ट्स की माने तो ये आंकड़ा दुगुना हो सकता है। दिल्ली पुलिस हर दिन 50 ऐसे अनरजिस्टर्ड रिक्शों को जब्त कर रही है और अब तैयारी है कि जब्ती के 7 दिनों के अंदर उन्हें स्क्रैप कर दिया जाए। चूंकि अनरजिस्टर्ड ई रिक्शों में नंबर प्लेट नहीं होता तो उनका ऑनलाइन चालान भी नहीं काटा जा सकता। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बेहद ही रियायती कीमतों पर चार्जिंग की सुविधा दे रही है। नए चार्जिंग स्टेशन खोलने का दावा भी करती है, लेकिन फिर भी दिल्ली की सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाले ई रिक्शे की कमी नहीं है और तो और चार्जिंग माफिया इससे मोटी कमाई भी कर रहे हैं। दिल्ली से अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। सपनों के शहर मुंबई में गगनचुंबी इमारतों की कीमतें और किराया इस कदर आसमान छूने लगा है कि लोग खतरनाक श्रेणी या जर्जर इमारतों में भी जान जोखिम में डालकर कम किराए पर रहने या दुकान व्यापार चलाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ठीक ठाक या सामान्य इमारतों में उन्हें किराया 10 गुना से भी कई ज्यादा देना पड़ेगा। देखिए खास रिपोर्ट। दरकती दीवारें, छत से टपकता पानी और बिना बिजली वाली इमारत। रहने के लिए खतरनाक श्रेणी में आने वाली इन बिल्डिंगों में लोग रहने और दुकान व्यापार चलाने के लिए मजबूर हैं। मनीष केनिया करीब 50 साल से किराना दुकान चला रहे हैं। इमारत को खाली करने का सरकारी नोटिस मिल चुका है, पर महंगे शहर में जाएं तो जाएं कहां, इसलिए खतरे के साए में किसी तरह धंधा चला रहे हैं। लोग भी ऐसा ही कंडीशन में ना, इधर 30-35 हज़ार भाड़ा चले, हम लोग किधर से निकालेगा 30-35 हज़ार, इसलिए हमको तो पड़ोसा भी नहीं है और बिजली पानी सब काट के चले गए, हमको कुछ मिला नहीं, ऐसा ही सबको निकाल रहे हैं। पर ऐसे में आप शॉप चला रहे तो आपके लिए तो खतरा भी तो है, अगर ये जर्जर हालत में है। खतरा तो है, अभी सब पूरा खाली हो गया है, खतरा तो है, क्या करेगा हम लोग। अभी पेमेंट मिलना मनता है, भाड़ा मिलना मनता है, कुछ मिलता ही नहीं है। और आप जैसे यहाँ पे कितने लोग हैं जो इस तरह से मजबूर हैं ऐसी कंडीशन में? मजबूर वाले तो सब चले गए ना, सब मजबूरी है ना, इधर है वो इधर है, 3-4 दुकानें सब चले गए इधर से। माया नगरी में इस हाल में गुजर बसर कर रहे अनगिनत लोग आपको मिल जाएंगे। अरुण गोगरी 35 साल से तो रमणिक भाई 39 वर्षों से पगड़ी पर मिली दुकान में व्यापार कर रहे हैं। अब इनकी इमारत को भी खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। बावजूद इसके यहाँ लोग रहने और व्यापार करने के लिए मजबूर हैं। बाहर जगह ढूंढी तो 50,000 से लाख रुपए का किराया है,
जमा जमाया ग्राहक छूटने का डर भी। मजबूरी का कारण यही है कि मुंबई में भाड़ा बहुत है, तो हम लोग कभी यहाँ से जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? बाहर 50,000 से लाख रुपये तक भाड़ा चल रहा है, तो उतना प्रॉफिट तो है नहीं, तो कहाँ जाएंगे? उतना कमाई है नहीं। तो जब तक कि आपका रीडेवलपमेंट में ना जाए, खुद से ना टूटे और जगह ना मिले, तब तक आप यहाँ चलाने के लिए मजबूर हैं। जब तक अपने को डिपॉजिट भाड़ा मिलेगा नहीं, जब तक हम लोग कहाँ जाएंगे? तो बैठे हैं मजबूरी से। बुरी बोलो तो क्या है, अभी जो इधर हमारा जो ग्राहक आता है वो दूसरी जगह पे तो नहीं मिलने वाली है। मार्केटिंग, ये मार्केट है, इधर से जाएंगे तो कोई इतना व्यापार धंधा नहीं चलेगा हमारा, क्योंकि ये तो इधर मौके का जगह है जिसके लिए। और किराए की मार कितनी बड़ी होगी आप पे? किराए की मार तो पड़ेगी ही नहीं, तो अभी इधर तो अभी पकड़ी गेम चलता है, अभी तो उसमें तो बाहर जाएंगे तो देगा। मुंबई में किराया भारत में सबसे ज्यादा है। एक कमरे के अपार्टमेंट का औसत किराया 40,000 रुपए है। छोटे से कमरे का किराया भी हैरान करने वाला है। बिल्डिंग की हालत और जगह के हिसाब से कीमतें ऊपर या नीचे जाती हैं। जितनी जर्जर हालत में हो, किराया उतना कम होता है। ऐसे में लोग जान की जगह सस्ता जुगाड़ ढूंढते हैं, भले ही ये जोखिम भरा क्यों ना हो। अभी जो हिसाब से हम यहाँ पे रह रहे, पगड़ी सिस्टम है, सब में भाड़ा वगैरह जो नहीं के बराबर है। अभी कहीं और जाएंगे तो हमारे को जो भाड़ा है वो परवड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये भाड़ा है। और जो दुकानें शॉप्स वगैरह है उनका भाड़ा 50,000 से लेकर लाख रुपए तक है, जो कि किसी को अफोर्ड कर ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और मतलब 50,000 कमाने वाला भी नहीं सोच सकता मैं प्राइवेट में इलाज करा सकूँ करके। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी मिल जाए तो अलग बात है, बाकी तो पॉसिबल नहीं है सब। तो हर चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को लाना ज़रूरी है। रेंट एक्ट के ऊपर भी ये सब भी, और जो फिर टेनेंट वगैरह पगड़ी सिस्टम में रहते हैं तो उनको भी उनका ओनरशिप का खुद का हो जाए, उसके लिए भी एक लाना ज़रूरी है कि वो अपना कुछ कर सके। क्या करूँ, अभी इतना भाड़ा दे नहीं पाऊँगा मैं, अभी कहाँ भाड़ा लाएंगे, तकलीफ नहीं है। अभी एक जन से बात किया दुकान के लिए 35 बोल रहे हैं, तो मैं कहाँ से लाऊँ 35? 25,000 भाड़ा रूम का है, तो इतना तो मैं कमा ही नहीं पा रहा हूँ इसमें। थोड़ा बहुत कच्चा निकल जाता अपना। डेली तो खतरा ही है, सबके लिए खतरा है। इसे मैं टेबल लगाता हूँ नहीं, आज ही टेबल सो गया हूँ नीचे, खाली टेबल में लगाता हूँ नहीं, खाली खड़े खड़े सब लोग चाय पीते हैं, लोग बाहर निकल जाते सब, इसको अंदर एंट्री में देता भी नहीं जल्दी। बताया जाता है कि शहर में 13,000 से अधिक इमारतों को ढहने से बचाने के लिए लगातार मरम्मत की जरूरत है। 100 से ऊपर इमारतों को खतरनाक श्रेणी में रखा गया है, लेकिन लोग बिना फौरन मुआवजा परिसर खाली करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें पास के समान अपार्टमेंट या जगह के लिए 10 गुना से भी ज्यादा देना होगा। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।